हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका मैं डॉक्टर दर्शन सिंह कंबोज, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज द्वारा हाट, स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक, जो है नई यूनिट स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक क्या? फोटो केमिस्ट्री। तो फोटो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फोटो केमिस्ट्री, ये फोटो बड़ी कमाल की चीज़ है। फोटो के चक्कर में लोग पगलाए फिर रहे हैं। इसका फोटो खींचो, यहाँ फोटो खींचो, फिर फेसबुक पे डालो। हैं? आपको मालूम है वो भी फोटो केमिस्ट्री है। हैं? वो भी पूरी फोटो केमिस्ट्री है। वहाँ भी केमिस्ट्री है। ठीक है। आप टीवी देखते हैं, उसमें अलग अलग पिक्चर्स जनरेट होती हैं, वो भी फोटो केमिस्ट्री है। वहाँ भी फोटो केमिस्ट्री अप्लाई होती है। ठीक है। आप सीडी बनाते हैं, मूवी सीडी में सेव करते हैं, उसके अंदर डाटा सेव होता है, आप जानते हैं वो भी फोटो केमिस्ट्री है। उसके अंदर डाटा कैसे सेव होता है? उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, उस पर लेज़र लाइट पड़ती है सीडी राइटर से, और उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, उसके हिसाब से उसमें डाटा स्टोर होता है। ऐसे ही ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनते हैं कंप्यूटर के, माइक्रोचिप्स, ठीक है, छोटी जो जो प्रोसेसर्स होते हैं, बहुत छोटे आईसीज वगैरह होती हैं, इनके जो सर्किट्स बनते हैं, सर्किट डिज़ाइन होते हैं, वो भी क्या है? फोटो केमिस्ट्री है। ठीक है। फोटो केमिस्ट्री है क्या? अब इसको थोड़ा सा, इसकी इम्पोर्टेंस तो मैंने थोड़ी सी जस्टिफाई कर दी कि क्या क्या फोटो केमिस्ट्री है बेटा। फोटो केमिस्ट्री जहाँ जहाँ सनलाइट की वजह से जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, वो फोटो केमिस्ट्री है। मतलब कि ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और डार्क कर दें तो नहीं होती है, वो रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी? फोटो केमिस्ट्री का पार्ट कहलाएगी। अब फोटो केमिस्ट्री किससे रिलेटेड है? सनलाइट से। फोटो मीन्स सनलाइट, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन। तो दोज केमिकल रिएक्शंस विच आर occurring in presence of sunlight और UV लाइट। सनलाइट का मतलब यहाँ दो चीज़ें, या तो UV लाइट हो या फिर विजिबल लाइट हो। UV लाइट या विजिबल लाइट। तो केमिकल रिएक्शन को दो रेडिएशन चाहिए होते हैं सनलाइट से, या तो वो UV लाइट की प्रेजेंस में हो जाएंगे या विजिबल लाइट की प्रेजेंस में हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, आपका ये है H2 + Cl2, एरो का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। अब हम क्या करें, आपको आज मैं बड़ी कमाल की बात बताता हूँ। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। हम क्या करें कि एक ट्यूब लें और उस ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब ही ले लें या बड़ी ट्यूब लें, ट्यूब के अंदर ये दोनों गैसेज H2 + Cl2 भर दें। ठीक है। और भरते ही ना इसके ऊपर एक बॉल टाइट करके, रबड़ की बॉल इसके मुंह पे फिट कर दें। ठीक है। मुंह पे फिट करा और इसको डार्क में रखें, डार्क में रखें। ठीक है। तो डार्क में रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। जैसे ही लाइट में ले आएंगे, सनलाइट में, इसको फिट कर दिया ऐसे तोप की तरह। ठीक है, ये तोप बन गई आपकी। ठीक है। और जैसे ही आप इसके अगल बगल कोई लाइट जलाएंगे या इसको सनलाइट के यहाँ सामने ले आएंगे, तो यहाँ H2 + Cl2 एरो 2HCl बनने लगेगा, और ये रिएक्शन विद ब्लास्ट होती है। बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है। इसके अंदर ब्लास्ट होगा तो क्या होगा बेटा? बूम, ये बॉल निकल के बहुत गोले की स्पीड से बाहर जाएगी। तो ये आप H2 और Cl2 से, लेकिन ध्यान रखें अगर ये डार्क होगा तो क्या होगी? नो रिएक्शन। डार्क के केस में नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम सनलाइट एक्सपोज करेंगे, यानी कि सनलाइट या कोई बल्ब जला देंगे, तो यहाँ H2 + Cl2 रिएक्ट करके 2HCl बनाने लगेंगे, और ये एक्सप्लोजन के साथ ये रिएक्शन होती है, बहुत फास्टली विगरस रिएक्शन होती है। तो ये यहाँ गैस बनेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये फोर्स के साथ बाहर निकलेगी बहुत तेज़ी से, और ये बड़ी तेज़ी से कहीं जाके टकरा सकती है। तो इससे आप जो है तोप बना सकते हैं। आपके पास H2 और Cl2 चाहिए, ये आपकी जो है फोटो। और तोप ऐसी जो धूप में जाते ही चल जाती है। ठीक है। जैसे ही आप धूप में जाएंगे तो ये दनादन गोलाबारी शुरू कर देगी। ठीक है। ऐसी कई सारी तोपें बना लीजिए और लगा दीजिए अपने घर के आगे, सुबह होते ही तोप चल जाएगी, है ना। तो ये फोटो केमिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। ठीक है। तो फोटो केमिस्ट्री में हम स्टडी क्या करते हैं? द रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी रेडिएशन आर
photochemical reactions and their study is known as photochemistry. ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट यानी कि विजिबल लाइट और यूवी लाइट यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में होती हैं, दोज आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंड देयर स्टडी इज नोन एज photochemistry. Is it okay? What is photochemistry? Photochemistry is the रिएक्शन, स्टडी ऑफ रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस. बट एक इंटरेस्टिंग बात यह है, दो तरह की रिएक्शंस होती हैं. एक रिएक्शन होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन और एक होती है थर्मल रिएक्शन. थर्मल रिएक्शन मतलब जिसके होने के लिए सनलाइट नहीं चाहिए, खाली हीट चाहिए, उसको आप कहते हैं थर्मल रिएक्शन. और एक रिएक्शन ऐसी होती है जिसके लिए सनलाइट चाहिए, सनलाइट रिक्वायर्ड है. तो सनलाइट जिसके लिए चाहिए, सनलाइट के बिना वो होगी नहीं, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है. और जिसके लिए सनलाइट नहीं चाहिए वो क्या है? थर्मल रिएक्शन है. ठीक है, थर्मल रिएक्शन के लिए खाली हीट चाहिए होती है. ठीक है, और थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई थर्मल रिएक्शन है तो वो सनलाइट हो तो भी होगी और नहीं हो तो भी होगी. मतलब उसके लिए सनलाइट का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई थर्मल रिएक्शन है तो वो सनलाइट में नहीं होगी, वो सनलाइट में भी होगी और सनलाइट के बिना भी होगी. लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो सनलाइट के बिना नहीं होगी, भले कितना मर्जी गर्म करते रहो वो नहीं होगी. उसको आप हीट करते रहिए, वो रिएक्शन नहीं होगी तो नहीं होगी. ठीक है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन थर्मल रिएक्शन में एक डिफरेंस है. एक और बड़ा भारी डिफरेंस है. हम कहते हैं ना, कोई रिएक्शन है, अगर आपको आ जाता है A+B, ठीक है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इससे C प्रोडक्ट बन रहा है. आपका एक कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन इसमें से बताता हूँ. ये कैसी रिएक्शन है बेटा? फोटोकेमिकल रिएक्शन है, आपको बता दिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो बताइए कि ये कब फिजिबल होगी और कब फिजिबल नहीं होगी. सनलाइट, फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो एक तो सनलाइट चाहिए तभी होगी. फिजिबल मतलब ये स्पॉन्टेनियस कब होगी. ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन होती है, हमें ये पता होता है कि जब किसी रिएक्शन का डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है तब वो फिजिबल होती है, यानी स्पॉन्टेनियस होती है, हो रही होती है. ठीक है, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, नहीं हो रही होती है. लेकिन ये बात फोटोकेमिकल के लिए बिल्कुल झूठ हो जाती है. फोटोकेमिकल रिएक्शन में डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो भी हो सकती है और नेगेटिव हो तो भी हो सकती है. यानी कि ये याद रखेंगे कि जो थर्मल रिएक्शन है उन्हीं के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होने पे स्पॉन्टेनियस होती है. फोटोकेमिकल रिएक्शन नेगेटिव में भी स्पॉन्टेनियस होती है और इवन पॉजिटिव में भी. तो फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन डेल्टा जी में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, दे आर स्पॉन्टेनियस इन बोथ द सिचुएशंस. मतलब आपको जनरली कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन का ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप उसमें इसमें ये वाला आंसर कभी नहीं दोगे. क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आपको तो पता है कि नेगेटिव वाली ही स्पॉन्टेनियस होती है. और ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है कि फोटोकेमिस्ट्री और थर्मल, फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शन में ये बेसिक डिफरेंस बच्चे को पता है या नहीं है, कि ये दोनों सिचुएशन में एक ऑप्शन होगा डेल्टा जी नेगेटिव होगा तब होगी, एक ऑप्शन होगा पॉजिटिव होगा तब होगी, एक ऑप्शन होगा कोई कंडीशन सही नहीं है, एक ऑप्शन होगा दोनों कंडीशन यानी नेगेटिव में और पॉजिटिव में भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है. तो उसका सही आंसर क्या होगा? डेल्टा जी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस की मैंने बात बता दी आपको. इसके एप्लीकेशंस तो बहुत वाइड हैं. फोटोकेमिस्ट्री टीवी में भी यूज होती है. फोटोकेमिस्ट्री कपड़ों के कलर डाइज बनाने में भी यूज होती है. फोटोकेमिस्ट्री, कलर किसी चीज़ का क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें सनलाइट के एब्जॉर्बेंस का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है. कोई चीज़ ग्रीन दिख रही है तो इसका मतलब वो कौन सी लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है? रेड और उसके येलोइश लाइट के कॉम्बिनेशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है. रेड और बाकी लाइट खत्म हो गई तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट किसको करेगी? ग्रीन को. तो उस पर सारी लाइटें पड़ रही हैं, वाइट के अंदर 7 कलर सारे पड़ रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ खास को एब्जॉर्ब कर रही है. तो आपने कोई खास कलर का मॉलिक्यूल बनाना है तो उस मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए. कौन सी केमिस्ट्री? फोटोकेमिस्ट्री, कि वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है. देखो, लाइट को, सनलाइट को एब्जॉर्ब सारे कंपाउंड करते हैं, सारे मॉलिक्यूल करते हैं, लेकिन सारे कलरफुल नहीं होते हैं. केवल वही कलरफुल होते हैं जो विजिबल रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. केवल वही कलरफुल होते हैं. ऐसा नहीं है कि H2O जो है आपको कलरफुल नहीं दिखता, इसका मतलब वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता ही नहीं है. एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, लेकिन वो यूवी को एब्जॉर्ब करता है.
उससे भी हाई रेंज को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन विजिबल लाइट को जो एब्जॉर्ब करेगा वही कलरफुल दिखेगा। तो कोई कलर डाई बनानी है तो उसके लिए बेसिक कंडीशन क्या आएगी कि उसने कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करना चाहिए, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करना चाहिए, विजिबल लाइट के किसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना चाहिए। ठीक है, तो डाइज की केमिस्ट्री है, कलर्स की जो पेंट वगैरह है इनकी केमिस्ट्री है, ये सब किसका है, फोटो केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, फोटो केमिस्ट्री का पार्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस भी फोटो केमिस्ट्री का पार्ट है। उसमें जितनी रिएक्शंस होती हैं दे आर फोटोकेमिकल रिएक्शंस, है ना, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं तो फोटो केमिस्ट्री के ही पार्ट में है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी, जितना कंप्यूटर से रिलेटेड जितना काम है ऑल इज रिलेटेड टू फोटो केमिस्ट्री। ठीक है, स्टोरेज से लेके बाकी सारी चीज़ें फोटो केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, जो फोटोकेमिकल स्टोरेज डिवाइसेज आती हैं जैसे पेन ड्राइव है, इसमें भी फोटो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। ठीक है, फोटोकेमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो सनलाइट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब मैं बात करूं फोटो केमिस्ट्री, लॉज ऑफ फोटो केमिस्ट्री। ठीक है, लॉज ऑफ फोटो केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो लॉज ऑफ फोटो केमिस्ट्री, एक तो फोटो केमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ है जिसको ग्रोथर-ज़ेपर लॉ कहते हैं, एक सेकंड लॉ है जिसको आइंस्टाइन लॉ कहते हैं, आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। उसके अलावा बेयर्स लॉ है, लैम्बर्ट्स लॉ है एंड बेयर्स-लैम्बर्ट्स लॉ है। बेयर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ, बेयर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये पहले हम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की बात बाद में करेंगे, ग्रोथर-ज़ेपर लॉ और आपका आइंस्टाइन लॉ, ये लॉज हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा, क्या, लैम्बर्ट्स लॉ, लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। वी आर डिस्कसिंग अबाउट लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। नाउ लैम्बर्ट्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है, बहुत सिंपल है। पहले हम पढ़ेंगे लैम्बर्ट्स लॉ, फिर हम पढ़ेंगे बेयर्स लॉ, फिर दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बेयर्स लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, समझ में आया। जैसे हम बॉयल्स लॉ पढ़ते थे, चार्ल्स लॉ पढ़ते थे, एवोगाड्रो लॉ पढ़ते थे, सबको मिला देते थे, क्या बन जाती थी, गैस इक्वेशन। वैसे ही पहले लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ लो, फिर बेयर्स लॉ पढ़ लो, दोनों को मिला दो तो बन जाएगा बेयर्स लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, इसको हम समझेंगे। क्या कि इन्होंने क्या किया कि कोई सैंपल लिया और उस सैंपल पे सनलाइट डाली या कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली और उसको कितनी लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली और कितनी निकल गई, इसके लिए उन्होंने स्टडी की। तो इस स्टडी में हुआ क्या कि इन्होंने ये सैंपल लिया, इसकी थिकनेस मान लिया dx थी या dl थी, ये मान लेते हैं कि क्या थी इसकी थिकनेस, dl जो है जिस सैंपल में लाइट एब्जॉर्ब करनी थी उस लाइट की थिकनेस थी। dl इज थिकनेस ऑफ द सैंपल ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स, ये सैंपल है आपका। यानी कि जैसे कोई केमिकल है, उसने जैसे कोई डाई है वो लाइट एब्जॉर्ब करती है, उसका कुछ भले ही ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करती है, भले येलो, भले ही रेड, तो वो यहाँ रख दी। ठीक है, और इसके ऊपर फिक्स इंटेंसिटी की लाइट डाली जिसकी इंटेंसिटी क्या थी, आई थी। ठीक है, फिक्स इंटेंसिटी की सनलाइट डाली और इसने क्या किया, इसमें से कुछ लाइट तो एब्जॉर्ब कर ली और कुछ जाने दी। सारी एब्जॉर्ब नहीं करता कोई, मोस्टली चीज़ें सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, उसका कुछ खास हिस्सा एब्जॉर्ब करती हैं, बाकी को छोड़ देती हैं। तो मान लो इसमें से डी एब्जॉर्ब हो गया, क्या एब्जॉर्ब हो गया, डी। ठीक है, तो डी एब्जॉर्ब हुआ तो बचा क्या होगा, आई माइनस डी। यहाँ क्या बचा होगा, आई माइनस डी बचा होगा। ठीक है, तो जो निकल के गया वो आई माइनस डी बच गया। ठीक है, तो ये लैम्बर्ट्स लॉ में पहली बात ये कही गई कि जो खास इंटेंसिटी की लाइट किसी सैंपल पर पड़ती है तो वो सैंपल उसमें से कुछ खास लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी को जाने देता है। ए पार्ट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एंड रेस्ट इज ट्रांसमिट हो जाती है। ये एब्जॉर्ब हो गई और ये ट्रांसमिट हो गई, चली गई। ठीक है, तो अब इनने क्या कहा कि इनका जो लॉ था बेसिकली वो ये था कि जो सनलाइट होती है उसमें कुछ फोटॉन्स होते हैं, सनलाइट जो होती है वो क्या होते हैं, फोटॉन्स। और सनलाइट की इंटेंसिटी आई, किसी भी या रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी आई है, तो इंटेंसिटी क्या होती है ये देखना है। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। कोई भी रेडिएशन फोटॉन से बना होता है, किससे बना होता है, फोटॉन से। नंबर ऑफ फोटॉन्स इन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स पास हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पास्ड। जैसे यहाँ कोई लाइट आ रही है, कोई रेडिएशन आ रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, कितने फोटॉन्स यूनिट एरिया में पर सेकेंड आ रहे हैं, यूनिट टाइम पास्ड इन
यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स पास इन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। इंटेंसिटी तो ये हो गई, मतलब किसी चीज की इंटेंसिटी उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड कर रही थी। तो यहाँ जो ये रेडिएशन आया, इस रेडिएशन का कुछ फोटॉन्स यहाँ एब्जॉर्ब हो गए और कुछ फोटॉन्स चले गए। तो मान लेते हैं टोटल फोटॉन्स ni और उसमें से dn फोटोन एब्जॉर्ब हो गए। n टोटल फोटोन आए, उसमें से dn फोटोन एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड और n को डिवाइड किया तो ये क्या आएगा, dn ओवर n। dn क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब, और n से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब। ये फ्रैक्शन बन जाएगा। ये क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। एब्जॉर्ब ABS लिख रहा हूं। तो फ्रैक्शन ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, ये इनका ऑब्जर्वेशन था, यही लॉ भी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आप लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फ्रैक्शन ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द सैंपल। थिकनेस मतलब इतना मोटाई थी, इसकी थिकनेस थी, तो जितनी जो थिकनेस होगी सैंपल की उतना ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे। मतलब ये यहाँ सैंपल की थिकनेस हम बढ़ा दें तो ज़्यादा फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो है थिकनेस कम कर दें तो फोटॉन्स कम एब्जॉर्ब होंगे। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन था इनका। तो ये लैम्बर्ट्स लॉ का पहला पॉइंट। अभी हम इसको फाइनली डिराइव करके पूरा फाइनल में लेके आएंगे, तब बात करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं हटा दूं, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, बहुत डिटेल में हम बात करेंगे बेटा, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि I किसके प्रोपोर्शनल है, N के। तो I की जगह हम DN की जगह क्या लिख सकते हैं, DI, बिकॉज N इज प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ से हम कह सकते हैं ये नंबर ऑफ फोटॉन्स है, ये I है। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं DI ओवर I, DI ओवर I। DI मतलब DN किसके प्रोपोर्शनल होगा, DI के। IN किसके प्रोपोर्शनल होगा, I के। लेकिन यहाँ हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ध्यान रखें। क्यों, क्योंकि हमेशा इंटेंसिटी पहले से कम हो जाएगी। कुछ ले गए कुछ, तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। तो हियर नेगेटिव साइन इज शोइंग डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी। नेगेटिव साइन इज शोइंग डिक्रीज। जैसे रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है, काइनेटिक्स में। तो यहाँ नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, DL, ये दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम एक कांस्टेंट लगा दें, तो DI अपॉन I इज इक्वल्स टू KDL, ये ठीक है, KDL। ये नेगेटिव है, तो इसको, इस नेगेटिव को मैं इधर पहुंचा देता हूं, पहुंचा सकते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस KDL, इज इक्वल्स टू माइनस KDL। ध्यान से करना बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है। DI ओवर I इज इक्वल्स टू माइनस KDL। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो अब इसको आगे बढ़ाने का मतलब अब हम इसको इक्वेशन 1 कह दें, तो इसको हम इंटीग्रेट कर दें। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करें तो क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ DI ओवर I इज इक्वल्स टू K इंटू D माइनस का, सॉरी, इज इक्वल्स टू माइनस KDL का इंटीग्रेशन। DL का इंटीग्रेशन किया यहाँ, D का, K का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा नहीं, इसका इंटीग्रेशन और DL का इंटीग्रेशन। इंटीग्रल डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएंगे, हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है। और dx ओवर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, यानी ln x। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ln I आ जाएगा। ये आ गया ln I इज इक्वल्स टू माइनस KL प्लस A, माइनस KL प्लस A, या प्लस हम यहाँ कोई देखो, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं, तो काइनेटिक्स में हम I लिखते हैं जनरली। यहाँ I लिखेंगे नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे I है, तो हम इसको x ले लें, वेयर x इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। x क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके। इनिशियल कंडीशन मतलब L 0 कर दीजिए, यानी कि सैंपल मत रखिए,
सैंपल मत रखिए तो आई क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा, मतलब जो ओरिजिनल इंटेंसिटी थी बिना सैंपल के। तो यहाँ पे हम कह दें L इजिकल्स टू 0, इफ L इजिकल्स टू 0 देन I इजिकल्स टू आई नॉट। आई नॉट मीन्स ओरिजिनल इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। तो I इजिकल्स टू आई नॉट हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए L की वैल्यू लगाएंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ I के बदले क्या हो जाएगा, आई नॉट, यानी कि x इजिकल्स टू क्या आएगा, x इजिकल्स टू आएगा ln आई नॉट, x इजिकल्स टू आएगा, x इजिकल्स टू आ गया ln आई नॉट। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी, ln आई इजिकल्स टू माइनस के एल प्लस ln आई नॉट, माइनस के एल प्लस ln आई नॉट, ये आएगा। तो ln आई इजिकल्स टू माइनस के एल प्लस ln आई नॉट, ln आई नॉट, ठीक है। ये चीज हो गई, ये हमने कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो ये ln आई नॉट माइनस ln आई हो जाएगा। तो ये हो गया के एल इजिकल्स टू ln आई नॉट माइनस ln आई। तो ln a माइनस ln b होता है ln a अपॉन b, तो वी कैन राइट ln आई नॉट ओवर आई, ln आई नॉट ओवर आई। तो यहाँ पे क्या आएगा रिलेशन, ln आई नॉट ओवर आई इज इक्वल टू के एल, ये लैम्बर्ट्स लॉ है। ln आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू के एल, और ये ln आई नॉट ओवर आई जो होता है इसको हम कहते हैं एब्जॉर्बेंस। क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेंस ऑफ द सैंपल, की रेशियो ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन, मतलब इंटेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशन की और ट्रांसमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी का लॉग ले लें तो उसको हम क्या कह देते हैं, एब्जॉर्बेंस। हियर दिस टर्म इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंस, उसको हम ए से दिखा देंगे, ए इक्वल्स टू के इंटू एल। दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड लैम्बर्ट्स लॉ। अब फाइनली क्या कहेंगे लैम्बर्ट्स लॉ को, एब्जॉर्बेंस ऑफ ए पर्टिकुलर रेडिएशन बाय एनी सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ सैंपल। सैंपल जितना लंबा होगा यानी कि सैंपल की मोटाई कितनी ज़्यादा होगी, एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी, और मोटाई कम होगी तो एब्जॉर्बेंस कम होगी। ये बात समझ में आनी चाहिए, समझ में आ गई, पक्का। लैम्बर्ट्स लॉ, तो लैम्बर्ट्स लॉ इतना आसान है। लैम्बर्ट्स लॉ जनरली बुक्स में आपको खाली ये मिलेगा, लेकिन आपके उसमें पूछा जा सकता है इसका डेरिवेशन भी, ठीक है। तो पूरा हम इसको ड्राइव करके दिखाते हैं। अब लैम्बर्ट्स लॉ के बाद हम बात करेंगे बीयर्स लॉ, ठीक है। बीयर्स लॉ बहुत सिंपल है। बीयर्स लॉ, ठीक है, वहीं से चलेंगे। बीयर्स लॉ यहाँ ये आया, आई आया, वही सारी चीज बीयर्स लॉ में BEER होता है, बीयर्स लॉ, लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में ये दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे हमें मालूम होता ना कि जो है मंगल पे ये वाला केमिकल है और ये नहीं है, पानी इतना है, इसका मेन जो बेसिस है वो बीयर्स लैम्बर्ट्स लॉ ही है। यहीं से चीज़ें शुरू होती हैं, ठीक है। ये शुरुआत होती है कि किसी चीज़ में कोई पानी है तो कितना है, ज़्यादा है या कम है, तो एब्जॉर्बेंस देखी जाती है। वो चीज़ ज़्यादा कब हो, ज़्यादा होगी मतलब एब्जॉर्बेंस भी ज़्यादा होगी, कम होगी मतलब एब्जॉर्बेंस भी कम होगी। बस ऐसे करके हम पता लगा देते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बीयर्स लॉ। बीयर्स लॉ क्या कहता है कि वही चीज़ dN over N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, here C is what, concentration। मतलब बीयर्स लॉ ये कहता है कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्बिंग लाइट, जो फोटोन लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसका फ्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। या ये कह सकते हैं कि उसका जो फ्रैक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कांटेक्ट विद लाइट या फोटोन। अगर फोटोन ज़्यादा फोटॉन्स लाइट के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो फ्रैक्शन ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब भी ज़्यादा होगा,
ज़्यादा फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये सिंपल सी बात है, एक फोटोन एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है तो 10 फोटोन 10 एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो फोटोन भी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। ये चीज़ पहले आपने ये कहना है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फ्रैक्शन ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्बिंग लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसको हम कहें, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डी आई ओवर आई माइनस हो जाएगा इजिकल्स टू के इंटू, या के डैश ले लें इंटू सी, के डैश इंटू सी हो जाएगा, होगा, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम पहले की तरह वही इंटीग्रेट करें, वो सब करें तो आपका क्या आ जाएगा, एल एन आई नॉट अपॉन आई, मैं ये सब छोड़ दे रहा हूँ, इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, इजिकल्स टू हो जाएगा के इंटू के डैश इंटू सी, या ए इजिकल्स टू के डैश इंटू सी। एब्जॉर्बेंस ऑफ द सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एब्जॉर्बेंस कंसंट्रेशन की प्रोपोर्शनल होती है। ये क्या है, बेयर्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ क्या है, एब्जॉर्बेंस लेंथ ऑफ द सैंपल के प्रोपोर्शनल होती है, वो लैम्बर्ट्स लॉ है। एब्जॉर्बेंस कंसंट्रेशन की प्रोपोर्शनल होती है, क्या है, बेयर्स लॉ है। ठीक है, नाउ कंबाइन कर दें दोनों को तो क्या बन जाएगा, बेयर्स लैम्बर्ट लॉ। क्या बन जाएगा, बेयर्स लैम्बर्ट लॉ। इसको ड्राइव करना आ जाएगा बेटा। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है लॉ, बेयर्स लैम्बर्ट लॉ। अब ये कहेंगे कि एब्जॉर्बेंस ऑफ द सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल सी। एक से एल आया था, एक से सी आ गया। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल सी, ए इक्वल्स टू एप्सिलॉन एल सी। यहाँ एक नया कांस्टेंट ऐड करते हैं हम, क्योंकि दोनों एक साथ ले लिए, तो नया कांस्टेंट ऐड करते हैं, एप्सिलॉन एल सी। Here L is length of the sample and C is concentration of the sample. Here epsilon is called molar absorption coefficient. Absorption coefficient. इसके कई नाम हैं। ठीक है, इसी का नाम मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी है। एब्जॉर्प्शन की जगह क्या कर दें, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, या इसी का नाम है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर एब्जॉर्प्शन, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन है क्या, ये पूछा जाता है कई बार। एप्सिलॉन इक्वल्स टू ए अपॉन एल सी। ठीक है, इफ सी इक्वल्स टू 1 मोल पर लीटर, यानी कि सी इक्वल्स टू 1 मोलर एंड एल इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सैंपल, तो इन दैट केस एप्सिलॉन विल बी इक्वल्स टू ए, ये वन, तो एप्सिलॉन विल बी इक्वल्स टू ए। तो मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज व्हाट, इट इज एब्जॉर्बेंस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। द 1 मोलर सॉल्यूशन की लेंथ ऑफ द सैंपल 1 सेंटीमीटर हो तो उसकी जो एब्जॉर्बेंस होगी वही क्या होगा, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा। मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज एब्जॉर्बेंस ऑफ द मोलर सॉल्यूशन व्हेन केप्ट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सैंपल। सैंपल की लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी तो ये आपका ये हो जाएगा। इस चीज़ से इतनी बात आपकी जस्टिफाई होती है। बेयर्स लैम्बर्ट लॉ, ये आज का इतना ही काफ़ी है। बेयर्स लैम्बर्ट लॉ, कल हम बात करेंगे ग्रोथर्स-डेपर लॉ और आइंस्टाइन लॉ, 2 लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री इज ग्रोथर्स-डेपर लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री इज आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। कल बात करते हैं। सी यू अगेन, थैंक यू।